अध्याय 76। अर्जुन ने बचाया। भावना को भावना हैरान नहीं थी और खुश भी। ये कौन है? क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है? भावना सोच रही थी। लड़का अपनी नाक पकड़े जमीन पर गिरा हुआ था। मशक्कत वाले आदमी ने 4 गुंडों को पलक झपकते ही निपटा दिया था। बाकी गुंडे अचानक से हुए वार से हैरान थे। होश संभालने के बाद वे उस आदमी पर हमला करने के लिए बढ़े। भावना ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम? उसने बिना जवाब दिए भावना को गोद में उठाया और तेजी से भागते हुए दूसरी गली में चला गया। भावना अभी भी सदमे में थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे से गुंडों की चिल्लाने की आवाजें और उनके मोटरसाइकिल के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थीं। वे उनका पीछा कर रहे थे। भावना को उठाए हुए वह आदमी भागता जा रहा था। भावना के पैरों में चोट लगी थी, जिससे उसका खून लगातार बह रहा था। उसने उस आदमी को जोर से पकड़ रखा था और उसे महसूस हो रहा था कि वह उसे जानती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसकी दोस्त सिया का पति अर्जुन था। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसने भावना को गुंडों से घिरा हुआ देख लिया था। उसे लगा कि भावना मुसीबत में है, इसलिए उसे बचाने के लिए वह मास्क पहनकर तुरंत वहां पहुंच गया था। पत्थर की ऊर्जा से उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। वह कई गलियों से होता हुआ भागता रहा जब तक कि वे गुंडों से काफी दूर नहीं निकल गए। काफी देर भागने के बाद अर्जुन भावना को लेकर एक पार्क में पहुंचकर रुक गया। अंधेरा हो चुका था और पार्क में घने पेड़ और झाड़ियां थीं। छुपने के लिए यह एकदम सही जगह थी। अर्जुन ने भावना को एक झाड़ी के पीछे जमीन पर बैठाया। जब उसने भावना की जीन्स पर खून के दाग देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ज्यादा खून बह जाने के बावजूद भावना होश में रहने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अर्जुन का आभार मानते हुए बोली, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं? अर्जुन अपनी पहचान गुप्त रखने की सोचता है। उसने भावना को सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से बचाया था। उसके मन में भावना के लिए कोई भावनाएं नहीं थीं। उसे चुप देखकर भावना समझ गई कि वह आदमी अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल न करने का फैसला किया। तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई देती है, अपनी जीन्स उतारो। यह सुनते ही भावना हैरानी से अर्जुन को देखती है। जब वह अर्जुन को उसे निहारते हुए देखती है तो अचानक से शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगा कि वह एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वे एक सुनसान जगह पर थे। उसने सोचा कि यह आदमी इतना ताकतवर है कि अगर वह चिल्लाएगी भी तो कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा। निराश भावना अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे छूना मत। मैं किसी को अपनी इज्जत से खेलने नहीं दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मगर तुम्हें अपने साथ कुछ गलत करने नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है। वह दोबारा अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी है और खून भी बह रहा है। अगर इसे अभी ठीक नहीं किया गया तो तुम्हें अपनी टांग गंवानी पड़ सकती है। हॉस्पिटल लेकर जाऊं भी तो वहां पहुंचने से पहले तुम्हारा खून बहुत बह जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भावना आश्चर्य से उसे देखती है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वह आदमी तो उसकी मदद करना चाहता था और उसे लगा कि भावना अपना गला साफ करते हुए कहती है, क्या खून रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन जवाब देता है, हाँ, मुझे पुरानी मेडिकल तकनीकें आती हैं। मैं एक्यूपंक्चर टेक्निक से तुम्हारा खून बहना रोक सकता हूं। उसके बाद के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए तुम्हारे पास काफी समय रहेगा। भावना धीरे से कहती है, थैंक यू। जब वह अपनी चोट को देखती है तो उसे बड़ी शर्म महसूस होती है। उस चोट को ठीक करने के लिए उसे अपनी जीन्स उतारनी जरूरी थी, लेकिन वह एक अजनबी लड़के के सामने ऐसा कैसे कर सकती थी? वह एक सख्त परिवार में पली बढ़ी थी। उसका ज्यादा लड़कों से मेलजोल नहीं था। वह लड़कों से दूरी बनाए रखती थी। उसे नहीं लगता था कि एक्यूपंक्चर तरीके से खून के बहने को रोका जा सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, आपका शुक्रिया, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन भड़क जाता है। वह अच्छे से जानता था कि भावना क्या सोच रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी चोट बहुत गंभीर नहीं है,
इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना सही लग रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे ठीक इसीलिए लग रहा था क्योंकि अर्जुन ने उसे यहां लाते समय अपनी चमत्कारी ऊर्जा उसके शरीर में डाल दी थी, वरना अभी तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती। शायद वह मर भी चुकी होती। सच तो यह था कि भावना को अपनी चोट ज्यादा बुरी नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर हिलाया, उसकी चोट से तेजी से खून बहने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर लेट गई। अर्जुन गुस्से से कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम अपना पैर हिलाओगी तो तुम्हारी टांग को कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक तुम हॉस्पिटल पहुंचोगी तब तक इसे ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। हो सकता है कि ज्यादा खून बह जाने से तुम्हारी मौत भी हो जाए। अब तुम ही डिसाइड करो, तुम मरना चाहती हो या ठीक होना। भावना थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मान जाती है। वो ना तो अपाहिज होना चाहती थी और ना ही मरना। वो उस मास्क पहने आदमी को शर्माते हुए देखती है और कहती है, ठीक है। उसके राजी होने पर अर्जुन नीचे बैठता है और उसकी जीन्स को पकड़कर फाड़ देता है। भावना अपना चेहरा फेर लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वहीं अर्जुन शांत था। उसने भावना की चोट को ध्यान से देखा, फिर अपनी 2 उंगलियों से चोट के पास की जगह को जोर से दबा दिया, जिससे उसकी उंगलियों से चमत्कारी ऊर्जा निकलकर भावना की चोट में जाने लगी। अर्जुन का ध्यान सिर्फ चोट पर था, कहीं और नहीं। वो बहुत तेज था। थोड़ी देर बाद खून का बहना रुक गया। अगर अर्जुन चाहता तो उस रहस्यमयी किताब में बताई गई तकनीक के हिसाब से वो भावना की चोट को पूरी तरह ठीक कर सकता था, लेकिन वो उसे डराना नहीं चाहता था। उसने उसकी नसों और मांसपेशियों को भी ठीक कर दिया था। अब ऊपरी चोट के इलाज के लिए वो हॉस्पिटल जा सकती थी। भावना ने जब देखा कि उसके पैर से खून निकलना बंद हो गया है और उसे दर्द भी नहीं हो रहा है तो वो शॉक हो गई। उसे नहीं पता था कि ये तकनीक इतनी कारगर साबित होगी। अर्जुन खड़े होते हुए कहता है, हो गया, अब तुम खड़े होने की कोशिश करो। भावना ने उसके कहने पर खड़े होने की कोशिश की तो उसे हैरानी हुई कि उसे खड़े होने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। वो अपने चेहरे को उठाते हुए कहती है, तुमने अपना नाम तो मुझे बताया नहीं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगे कि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। अगर मैं तुम्हारा सही तरीके से शुक्रिया नहीं करूंगी तो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? इसके बाद भावना अपने गले से हार उतारकर अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये हार मुझे मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। मेरी जान बचाने के बदले में मैं तुम्हें यह देना चाहती हूं। पहले अर्जुन उस हार को नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसे उस हार के पेंडेंट से वही चमत्कारी ऊर्जा निकलती महसूस होती है तो वो मान जाता है। इसके बाद वो अपनी जैकेट उतारता है और उसे भावना की कमर पर बांधकर कहता है, तुम्हारी जीन्स मैंने फाड़ दी, इसके लिए सॉरी। मैंने पास के हॉस्पिटल में तुम्हारे फोन से कॉल कर दिया है। एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ जाएगी। अब तुम सुरक्षित हो। इतना कहकर अर्जुन मुड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अरे रुको! भावना चिल्लाती है, लेकिन अर्जुन वहां से गायब हो चुका होता है। तभी भावना को एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। भावना कमर में बंधी जैकेट को देखती है और फिर उस दिशा में देखती है जिधर अर्जुन गया था। उसे बहुत अजीब और अकेलापन लग रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि जब वो आदमी पीछे मुड़ा था तो वो उसे कुछ जाना पहचाना लगा था। उसने याद करने की कोशिश की और तभी उसे याद आया कि वो आदमी पीछे से दिखने में बिल्कुल चेयरमैन के जैसा था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या चेयरमैन सर ने मुझे बचाया था? लेकिन न तो उसे उस आदमी का नाम पता था, ना ही उसने उसका चेहरा देखा था, तो वो कैसे पता लगाए कि जो वो सोच रही थी वो सच भी है या नहीं। तभी उसे जमीन पर, जहां वो आदमी बैठा था, वहां एक पत्थर गिरा दिखाई देता है जिस पर समृद्धि और शांति लिखा हुआ था।
भावना उस पत्थर को उठाते हुए सोचती है, ये पत्थर किसका है? क्या ये उस मास्क वाले आदमी का था और उसने गलती से इसे गिरा दिया था? भावना उस पत्थर को ऐसे पकड़ती है जैसे कि उसने कोई अनमोल हीरा पकड़ा हुआ हो। अगर वो उस आदमी से कभी ना भी मिली तो भी उसकी निशानी उसके पास थी। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भावना को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां कई टेस्ट होने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि चाकू से हमला होने के बावजूद भावना की चोट गंभीर नहीं थी। डॉक्टर भावना से पूछता है, आपको चोट कुछ दिन आराम करने पर ठीक हो जाएगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने हॉस्पिटल आने से पहले चोट पर कुछ लगाया था? भावना कहती है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। चाकू के वार से भावना का जख्म बहुत गहरा होना चाहिए था। उसकी नसें कटी होनी चाहिए थीं। चलना तो दूर, उसे पैर उठाने में भी तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन उसका जख्म तो बहुत मामूली था। डॉक्टर कहते हैं, आप बहुत लकी हैं कि घाव बहुत गहरा नहीं था। वैसे हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आपका बयान लेने आते ही होंगे। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। वो इस केस को गंभीरता से लेती है क्योंकि इसमें एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर शामिल थी। उन्हीं पुलिस वालों में से एक सिंह परिवार को जानता था और उसे पता था कि भावना उनकी मेहमान थी, इसलिए वो उन्हें भावना के साथ जो हुआ था वो बता देता है। सिंह हवेली में सभी सदस्य बात कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभय ने भावना के साथ हुई घटना के बारे में सबको बता दिया था, लेकिन उस घटना के पीछे अपने हाथ होने के बारे में नहीं बताया। सुमित्रा देवी को लगा कि यह उनके लिए अच्छा मौका था। उन्हें भावना तक पहुंचने और उसे बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही उन्हें अभय को हीरो के रूप में दिखाना होगा ताकि वो भावना का दिल जीत सके। लेकिन जब उन्हें भावना के हॉस्पिटल में होने की बात पता चली तो वो बहुत निराश हुई। कितना अच्छा होता कि अगर भावना को अभय मुश्किल से बचा पाता। वो सबको आदेश देती है, जल्दी करो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। अभय मरता क्या ना करता, वो भी सबके साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में अभय यही सोच रहा था कि वो भावना को क्या कहेगा। अध्याय 78। शिवम एंटरप्राइज भावना की बात सुनकर अभय शर्मिंदा हो जाता है। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सिया उसे नजरअंदाज कर बेड से उठती है, कमरे से बाहर निकल जाती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर टैक्सी पकड़कर वहां से चली जाती है। पूरा सिंह परिवार हैरान था। उन्हें सच पता ही नहीं था कि वो अभय था जो सिया को छोड़कर भाग गया था, जिसकी वजह से सिया पर चाकू से हमला हुआ था। सिया के जाने के बाद सुमित्रा देवी गुस्से से अभय की तरफ मुड़ती हैं और उसे जोर का तमाचा लगा देती हैं। उनकी मार से अभय स्तब्ध रह जाता है। निराश सुमित्रा देवी उसे डांटते हुए कहती हैं, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि तुम्हें कुछ भी करके सिया के करीब आना होगा, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। तुम उसे गुंडों के पास छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। नालायक! तेरी ऐसी हरकत के बाद सिया तुझे कैसे पसंद करेगी? अभय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब वो और सिया कभी साथ नहीं हो पाएंगे। सिंह हवेली में घर लौटने के बाद अर्जुन सिया के साथ हुई घटना के बारे में श्रुति को कुछ नहीं बताता है। श्रुति को भी सिया के बारे में कुछ नहीं पता चलता। इसकी वजह थी कि सुमित्रा देवी श्रुति और उसके परिवार से नफरत करती थीं, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों के साथ सिंह हवेली में नहीं रहते थे। इसलिए उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। अगले दिन सुबह जैसे ही श्रुति जागी, उसके पास सुमित्रा देवी का कॉल आया। सुमित्रा देवी उससे कहती हैं, श्रुति, तुम्हें आज शिवम एंटरप्राइज के ऑफिस में जाना है और वहां के बॉस से बात करनी है ताकि वो हमें 50 करोड़ का बिल्डिंग मटेरियल उधार पर दे सकें। विशेष बिल्डर्स के साथ हमारी डील पूरी होते ही हम उनके पैसे चुका देंगे। श्रुति तुरंत कहती है, पर दादी, सबको पता है कि शिवम एंटरप्राइज किसी को उधार नहीं देता है। मैं जानती हूं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। हमारी कंपनी को लोन मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है और अभी हम बिल्डिंग मटेरियल खरीदने में पैसा नहीं लगा सकते। हमें शिवम एंटरप्राइज के पास जाना ही होगा। सुमित्रा देवी लंबी सांस लेते हुए कहती हैं, श्रुति, हमारी कंपनी अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से परेशानियों से घिरी हुई है। वहीं तुम्हारा कजिन बिल्कुल नाकारा है। अब तुम पर ही सारी उम्मीद है।
अगर मिस्टर शौर्य प्रजापति इस बात के लिए मान जाते हैं तो यह कंपनी के लिए अच्छा होगा। श्रुति पहले हिचकिचाती है, फिर मानते हुए कहती है, ठीक है दादी, मैं कोशिश करती हूं। सुमित्रा देवी चैन की सांस लेते हुए कहती हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कॉल रखने के बाद श्रुति थोड़ी परेशान दिखाई देती है। अर्जुन उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। श्रुति उसे सुमित्रा देवी से हुई सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर अर्जुन कहता है, तुम विशेष बिल्डर्स से 50 करोड़ एडवांस पेमेंट करने को क्यों नहीं कहती? श्रुति हैरान होकर कहती है, कैसी बात कर रहे हो? मैं यह नहीं कर सकती। हम उनके बराबर नहीं हैं। हम बिना प्रोजेक्ट पूरा हुए पेमेंट कैसे मांग सकते हैं? इससे हमारी बदनामी होगी। अर्जुन मन में सोचता है, तुम्हारा पति विशेष बिल्डर्स का मालिक है, किसकी हिम्मत होगी तुम्हें नीचा दिखाने की? लेकिन श्रुति समझ नहीं पाती कि अर्जुन क्या सोच रहा है। वो लंबी सांस लेकर कहती है, लगता है मुझे मिस्टर शौर्य से बात करनी ही होगी, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। श्रुति मना करते हुए कहती है, नहीं, तुम नहीं जा सकते। कौन मीटिंग में अपने पति को साथ लेकर जाता है? तुम यहीं घर पर रहो। अगर बोर हो तो बाहर घूमने चले जाना। वैसे भी घर में ज्यादा कुछ काम नहीं है। इसके दृढ़ रवैये को देखकर अर्जुन चुप हो जाता है। उसे पता था कि श्रुति एक आत्मनिर्भर और समर्पित बिजनेस वुमन थी। उसे लगता था कि अपनी कोशिशों से वो बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। अर्जुन उसकी कोशिशों में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद जरूर करेगा। शिवम एंटरप्राइज में नाश्ता करने के बाद श्रुति शौर्य के साथ मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले लेती है और अकेले कार लेकर शिवम एंटरप्राइज के ऑफिस पहुंच जाती है। शिवम एंटरप्राइज जयपुर की सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कंपनी थी। वो ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स में माल सप्लाई करती थी। इस कंपनी का बॉस शौर्य प्रजापति एक गरीब परिवार से था, लेकिन एक अमीर लड़की से शादी करने के बाद उसकी किस्मत चमक गई। अपनी बीवी और उसके परिवार की मदद से वो इतना बड़ा बिजनेस शुरू करने में कामयाब हो पाया था। कई लोग उसे जोरू का गुलाम कहते थे। उसकी बीवी भले ही बदसूरत थी, लेकिन उसके किसी दूसरी लड़की से अफेयर्स की खबर कभी नहीं मिली थी। उसे एक आदर्श पति के रूप में जाना जाता था। उसकी कंपनी और फैक्ट्री शहर के बाहर 100 एकड़ की जमीन पर बनी हुई थी। श्रुति जैसे ही कंपनी के ऑफिस के गेट पर पहुंची, उसे मिस्टर शौर्य वहां खड़े दिखाई दिए। वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर उनके पास पहुंचती है। जैसे ही शौर्य की नजरें श्रुति पर पड़ती हैं, तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो श्रुति के पास आता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस श्रुति, आपका स्वागत है। आपने कहा होता तो मैं आपको लाने के लिए अपनी कार भेज देता। उससे हाथ मिलाते हुए श्रुति कहती है, मिस्टर शौर्य, मुझसे मिलने के लिए राजी होने के लिए शुक्रिया। इसके बाद जैसे ही श्रुति अपना हाथ पीछे करने की कोशिश करती है, शौर्य अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है और उसका हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी पकड़ को लगातार बढ़ाता जाता है। श्रुति बहुत ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहती है, मिस्टर शौर्य, आपकी हिम्मत कैसे हुई? शौर्य हंसते हुए कहता है, मिस श्रुति, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था। जब मैंने आपको देखा तो मैं तो जैसे मोहित हो गया। आपको डराने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके माफी मांगने से श्रुति को चैन मिलता है। शौर्य ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस श्रुति, हम लोग ऑफिस में चलकर बात करते हैं। आगे की कहानी जारी। अध्याय 79। शौर्य की गंदी चाल। शौर्य सिया को अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर घुसने के बाद जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलकने लगते हैं। वह चुपके से दरवाजे को लॉक कर देता है और सिया को सोफे पर बैठने को कहता है। सिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था और एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वह संयम बनाए रखते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। शौर्य मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू करता है। मिस सिया, बताइए, आप हमसे किस लिए मिलने आई हैं? सिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर शौर्य, सच यह है कि हमारी कंपनी हाल में आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी कि क्या आपकी कंपनी हमें उधार पर बिल्डिंग मटेरियल दे सकती है? उधार पर?
शौर्य की मुस्कान गायब हो जाती है। मिस सिया, मुझे यकीन है कि आपको हमारी कंपनी की नो क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पता होगा। हम कभी भी बिना भुगतान के किसी को माल नहीं देते। मैं जानती हूं, सिया शर्मिंदा होते हुए कहती है, लेकिन हम मजबूर हैं। हालांकि आपको अपने पेमेंट के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि हमारी कंपनी ने विशेष बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है। जैसे ही वहां से भुगतान मिलेगा, हम आपको पूरा पैसा चुका देंगे। शौर्य ठहाका लगाते हुए कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैंने यह नियम क्यों बनाया? सिया जिज्ञासु होकर पूछती है। क्यों? शुरुआत में मैं बहुत उदार था, शौर्य कंधे उचकाते हुए कहता है। पहले मैं अपने ग्राहकों को बिना भुगतान के सामान दे दिया करता था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। मुझे लगता था कि जैसे ही उनके प्रोजेक्ट्स से पैसे मिलेंगे, वे मुझे चुका देंगे। लेकिन आपको पता है इस दरियादिली से मुझे क्या मिला? आज भी कई कंपनियों का मुझ पर 300 करोड़ रुपए का उधार बाकी है, जो उन्होंने नहीं चुकाया। क्या? इतना ज्यादा? सिया आश्चर्यचकित रह जाती है। हां, शौर्य गहरी सांस लेते हुए कहता है। उनसे पैसे मांगने पर सभी यही कहते हैं, मैं जल्दी ही भुगतान कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं करता। सिया निराश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी मांग पूरी नहीं होगी। वह खड़ी होते हुए कहती है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूं। मैं वापस जाकर अपनी दादी से बात करके पैसों की समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी, ताकि आपके मटेरियल को खरीद सकें। उसे जाते हुए देख शौर्य तुरंत कहता है, मिस सिया, इतनी जल्दी क्या है? फिर वह खड़े होकर सिया के पास जाते हुए बोलता है, ये नियम आम लोगों के लिए हैं, मगर आप तो खास हैं। सिया चौंक कर पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? शौर्य उसकी तरफ बुरी नजरों से देखता है। वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। वह मन ही मन सोचता है, काश मेरी किस्मत में इतनी खूबसूरत लड़की से शादी लिखी होती। इतनी सुंदर लड़की की शादी एक नाकारा लड़के से क्यों हुई? वह खुद से सवाल करता है। अर्जुन के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैं सिया को वह हर खुशी दे सकता हूं जो अर्जुन नहीं दे सकता, शौर्य सोचता है। अपनी नीरस जिंदगी को याद कर वह महसूस करता है कि उसने अपनी जिंदगी एक बेकार औरत के साथ बर्बाद कर दी, जिससे वह नफरत करता था। आज मैं अपनी किस्मत की जंजीरों को तोड़ दूंगा, वह मन ही मन बुदबुदाता है। शौर्य मुस्कुराते हुए सिया के और करीब जाता है। मिस सिया, आप इतनी दूर से हमारे ऑफिस आई हैं, तो मैं आपको निराश होकर ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं? मैं इतना पत्थरदिल भी नहीं हूं। उसे करीब आते देख सिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर वह कुर्सी पर बैठ जाती है। उसे लगता है कि शौर्य उसकी बात मानने के लिए तैयार है। वह उत्साह से पूछती है, मिस्टर शौर्य, क्या आप हमें उधार पर मटेरियल देने के लिए तैयार हैं? शौर्य सीधे हां करने की बजाय बात घुमाते हुए कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे मना कर देता, लेकिन क्योंकि आपने निवेदन किया है तो मुझे सोचना पड़ेगा। सिया उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है, विशेष बिल्डर्स के साथ हमारा प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप हमें उधार पर मटेरियल देने को तैयार हो जाते हैं तो पहली पेमेंट मिलते ही हम आपको पूरा भुगतान कर देंगे। शौर्य सिर हिलाते हुए कहता है, 1 मिनट रुकिए, मैं चाय लेकर आता हूं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। वह तुरंत उठकर ऑफिस से सटे एक कमरे में जाता है, जहां चाय बनाने की पूरी व्यवस्था थी। वह इलेक्ट्रिक केतली में चाय बनाता है और 2 कप में डालता है। फिर चुपके से अपनी जेब से एक नींद की गोली निकालकर 1 कप में डाल देता है। यह वही गोली थी जो उसके डॉक्टर ने उसे नींद न आने की समस्या के लिए दी थी। यह इतनी स्ट्रांग थी कि एक गोली खाने के बाद वह पूरा दिन सोता रहता था। सिया के साथ गलत काम करने के लिए वह 2 गोलियां उसकी चाय में मिला देता है। उसका घिनौना प्लान तैयार था। शौर्य हंसते हुए कहता है, मिस श्रुति, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था। जब मैंने आपको देखा तो मैं तो जैसे मोहित हो गया। आपको डराने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके माफी मांगने से श्रुति को चैन मिलता है। शौर्य ऑफिस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस श्रुति, हम लोग ऑफिस में चलकर बात करते हैं।
आगे की कहानी जारी। अध्याय 79। शौर्य की गंदी चाल। शौर्य सिया को अपने ऑफिस में ले जाता है। ऑफिस के अंदर घुसने के बाद जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, उसकी आंखों में खतरनाक इरादे झलकने लगते हैं। वह चुपके से दरवाजे को लॉक कर देता है और सिया को सोफे पर बैठने को कहता है। सिया को कुछ अजीब महसूस हो रहा था और एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वह संयम बनाए रखते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। शौर्य मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू करता है। मिस सिया, बताइए आप हमसे किस लिए मिलने आई हैं? सिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मिस्टर शौर्य, सच यह है कि हमारी कंपनी हाल में आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती थी कि क्या आपकी कंपनी हमें उधार पर बिल्डिंग मटेरियल दे सकती है? उधार पर? शौर्य की मुस्कान गायब हो जाती है। मिस सिया, मुझे यकीन है कि आपको हमारी कंपनी की नो क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पता होगा। हम कभी भी बिना भुगतान के किसी को माल नहीं देते। मैं जानती हूं, सिया शर्मिंदा होते हुए कहती है, लेकिन हम मजबूर हैं। हालांकि आपको अपने पेमेंट के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही होगा कि हमारी कंपनी ने विशेष बिल्डर्स के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है। जैसे ही वहां से भुगतान मिलेगा, हम आपको पूरा पैसा चुका देंगे। शौर्य ठहाका लगाते हुए कहता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैंने यह नियम क्यों बनाया? सिया जिज्ञासु होकर पूछती है। क्यों? शुरुआत में मैं बहुत उदार था, शौर्य कंधे उचकाते हुए कहता है। पहले मैं अपने ग्राहकों को बिना भुगतान के सामान दे दिया करता था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। मुझे लगता था कि जैसे ही उनके प्रोजेक्ट्स से पैसे मिलेंगे, वे मुझे चुका देंगे। लेकिन आपको पता है इस दरियादिली से मुझे क्या मिला? आज भी कई कंपनियों का मुझ पर 300 करोड़ रुपए का उधार बाकी है, जो उन्होंने नहीं चुकाया। क्या? इतना ज्यादा? सिया आश्चर्यचकित रह जाती है। हां, शौर्य गहरी सांस लेते हुए कहता है। उनसे पैसे मांगने पर सभी यही कहते हैं, मैं जल्दी ही भुगतान कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं करता। सिया निराश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी मांग पूरी नहीं होगी। वह खड़ी होते हुए कहती है, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूं। मैं वापस जाकर अपनी दादी से बात करके पैसों की समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी, ताकि आपके मटेरियल को खरीद सकें। उसे जाते हुए देख शौर्य तुरंत कहता है, मिस सिया, इतनी जल्दी क्या है? फिर वह खड़े होकर सिया के पास जाते हुए बोलता है, ये नियम आम लोगों के लिए हैं, मगर आप तो खास हैं। सिया चौंक कर पूछती है, आपके कहने का मतलब क्या है? शौर्य उसकी तरफ बुरी नजरों से देखता है। वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो चुका था। वह मन ही मन सोचता है, काश मेरी किस्मत में इतनी खूबसूरत लड़की से शादी लिखी होती। इतनी सुंदर लड़की की शादी एक नाकारा लड़के से क्यों हुई? वह खुद से सवाल करता है, अर्जुन के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? मैं सिया को वह हर खुशी दे सकता हूं जो अर्जुन नहीं दे सकता। शौर्य सोचता है। अपनी नीरस जिंदगी को याद कर वह महसूस करता है कि उसने अपनी जिंदगी एक बेकार औरत के साथ बर्बाद कर दी, जिससे वह नफरत करता था। आज मैं अपनी किस्मत की जंजीरों को तोड़ दूंगा, वह मन ही मन बुदबुदाता है। शौर्य मुस्कुराते हुए सिया के और करीब जाता है। मिस सिया, आप इतनी दूर से हमारे ऑफिस आई हैं, तो मैं आपको निराश होकर ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं? मैं इतना पत्थरदिल भी नहीं हूं। उसे करीब आते देख सिया थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर वह कुर्सी पर बैठ जाती है। उसे लगता है कि शौर्य उसकी बात मानने के लिए तैयार है। वह उत्साह से पूछती है, मिस्टर शौर्य, क्या आप हमें उधार पर मटेरियल देने के लिए तैयार हैं? शौर्य सीधे हां करने की बजाय बात घुमाते हुए कहता है, अगर कोई और होता तो मैं उसे मना कर देता, लेकिन क्योंकि आपने निवेदन किया है तो मुझे सोचना पड़ेगा। सिया उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है, विशेष बिल्डर्स के साथ हमारा प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप हमें उधार पर मटेरियल देने को तैयार हो जाते हैं तो पहली पेमेंट मिलते ही हम आपको पूरा भुगतान कर देंगे। शौर्य सिर हिलाते हुए कहता है, 1 मिनट रुकिए, मैं चाय लेकर आता हूं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। वह तुरंत उठकर ऑफिस से सटे एक कमरे में जाता है, जहां चाय बनाने की पूरी व्यवस्था थी। वह इलेक्ट्रिक केतली में चाय बनाता है
और 2 कप में डालता है। फिर चुपके से अपनी जेब से एक नींद की गोली निकालकर 1 कप में डाल देता है। यह वही गोली थी जो उसके डॉक्टर ने उसे नींद न आने की समस्या के लिए दी थी। यह इतनी स्ट्रांग थी कि 1 गोली खाने के बाद वह पूरा दिन सोता रहता था। सिया के साथ गलत काम करने के लिए वह 2 गोलियां उसकी चाय में मिला देता है। उसका घिनौना प्लान तैयार था। पहले वह सिया के साथ जबरदस्ती करेगा, फिर उसकी वीडियो बना लेगा ताकि भविष्य में उसे ब्लैकमेल कर सके। अगर सिया कभी पुलिस में शिकायत करने की सोचेगी तो वह उसे वीडियो दिखाकर धमकी देगा कि वह इसे इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और उसकी इज्जत को तार-तार कर देगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी इस धमकी के बाद सिया कभी भी पुलिस में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। अध्याय 80। सिया मुसीबत में शौर्य शरारती मुस्कान के साथ चाय का कप लेकर ऑफिस में वापस आया। सोफे पर बैठकर उसने चाय का कप सिया को पकड़ाते हुए कहा, मिस सिया, आराम से बैठिए, पहले चाय पीते हैं, बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी। इतनी देर बोलने से सिया का गला सूख गया था, इसलिए बिना हिचकिचाए उसने कप लिया और चाय पीने लगी। सिया को चाय पीते देख शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह सिया के शरीर को गंदी नजरों से घूर रहा था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आज तो ये लड़की मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही सिया ने चाय पी, उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, कहीं इसने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया। वह घबराने लगी। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर चुपके से अपना मोबाइल निकाला और अर्जुन का नंबर खोलकर ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सिया धीमी आवाज में बोली, मिस्टर शौर्य, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं, क्या चाय में कुछ गड़बड़ थी? शौर्य हंसते हुए बोला, अरे नहीं मिस सिया, यह प्रीमियम क्वालिटी की चाय है जिसे मैं इंग्लैंड से लाया था। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है। क्या आप एक और कप लेंगी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सिया घबराते हुए बोली। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। हम मीटिंग किसी और दिन कर लेंगे। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह अपनी कुर्सी से उठकर सिया के पास बैठते हुए बोला, मिस सिया, मैंने आपकी खूबसूरती के चर्चे बहुत सुने थे। आज आपकी झलक देखने का सौभाग्य मिल ही गया। सिया पीछे हटने लगी और गुस्से से बोली, मिस्टर शौर्य, अपनी हद में रहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे घबराइए मत, हम बिजनेस पार्टनर हैं, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, है ना? वह और करीब आने लगा और सिया की उंगली रिकॉर्डिंग बटन से हट गई। मैसेज सीधे अर्जुन को सेंड हो गया। अर्जुन का गुस्सा उसी वक्त अर्जुन अपने काम में व्यस्त था। तभी उसका फोन बजा और सिया का वॉयस मैसेज आया। जैसे ही उसने मैसेज सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस कमीने शौर्य की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी पर बुरी नीयत डाले, आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने तुरंत धीरज वर्मा को कॉल किया। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो और सीधे शिवम इंटरप्राइज पहुंचो, मैं आज इस कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा। धीरज वर्मा को यह सुनकर झटका लगा, पर सर, शिवम इंटरप्राइज के मालिक की पत्नी की बड़ी पहुंच है। अगर हम उन पर हमला करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा। नुकसान गया भाड़ में, अर्जुन दहाड़ा। उसने मेरी बीवी के साथ गलत करने की कोशिश की और तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? धीरज तुरंत बोला, बॉस, मैं अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। बॉस, आप कहां हैं? मैं हेलीकॉप्टर से लेने आऊं? इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ। सिया पर खतरा बढ़ता है। उधर ऑफिस में सिया अब भी बेहोश होने की कगार पर थी। शौर्य ने उत्साह से मुस्कुराते हुए अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया ही था कि धड़ाम! दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और वह जोर से खुल गया। एक गुस्से से भरी औरत अंदर दाखिल हुई। उसके साथ कुछ पहलवान जैसे हट्टे-कट्टे लोग थे। जैसे ही उसकी नजर शौर्य के हाथों पर गई, जो सिया के कपड़ों को छूने वाले थे, वह आग बबूला हो गई। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शौर्य चौंक गया। ये यहां कैसे आ गई?
जब उसने इधर उधर देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस के कर्मचारी ही उसकी हर हरकत की खबर उसकी पत्नी तक पहुंचा रहे थे। उसकी पत्नी आरोही सान्याल, जो अपने बदसूरत दिखने की वजह से खूबसूरत लड़कियों से नफरत करती थी, जैसे ही सिया के आने की खबर उसे मिली, वह गुस्से में तिलमिला उठी और सीधे ऑफिस पहुंच गई। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? आरोही ने सिया के बाल पकड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। सिया ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? लेकिन क्यों? मैं तुझे मार डालूंगी, आरोही ने चाकू निकालते हुए कहा। आज मैं तेरे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूंगी। सिया डर से कांप उठी, लेकिन तभी कचाक, खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई और सभी ने चौंक कर उधर देखा। खिड़की से अर्जुन कुछ आदमियों के साथ कूदकर अंदर आया। अपना चाकू हटा लो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। आरोही चीखी, कौन हो तुम? मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन फुफकारते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। इतना कहकर उसने आरोही को एक जोरदार किक मार दी। सिया ने अर्जुन को देखकर रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे यहां से ले चलो। अर्जुन ने अपनी शक्ति से सिया को पकड़े हुए बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर दूर फेंक दिया। जैसे ही सिया उनकी पकड़ से छूटी, वह गिरने लगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे संभाल लिया। डियर, घबराओ मत, जिन्होंने तुम्हारे साथ यह किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सिया ने रोते हुए अर्जुन की बाहों में सिर रख दिया। अर्जुन ने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मेरे रहते कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा से सिया को बेहोश कर दिया और धीरज वर्मा से कहा, मेरी बीवी की रक्षा करो। सिया को धीरज को सौंपकर अर्जुन गुस्से से आरोही की ओर मुड़ा। तूने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा? अर्जुन ने आरोही को एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। अध्याय 80। सिया मुसीबत में शौर्य शरारती मुस्कान के साथ चाय का कप लेकर ऑफिस में वापस आया। सोफे पर बैठकर उसने चाय का कप सिया को पकड़ाते हुए कहा, मिस सिया, आराम से बैठिए, पहले चाय पीते हैं, बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी। इतनी देर बोलने से सिया का गला सूख गया था, इसलिए बिना हिचकिचाए उसने कप लिया और चाय पीने लगी। सिया को चाय पीते देख शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह सिया के शरीर को गंदी नजरों से घूर रहा था और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आज तो ये लड़की मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही सिया ने चाय पी, उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, कहीं इसने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया। वह घबराने लगी, उसकी आंखें धुंधली होने लगीं और शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने जवाब दे दिया। लेकिन बेहोश होने से पहले उसने हिम्मत जुटाकर चुपके से अपना मोबाइल निकाला और अर्जुन का नंबर खोलकर ऑडियो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सिया धीमी आवाज में बोली, मिस्टर शौर्य, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं, क्या चाय में कुछ गड़बड़ थी? शौर्य हंसते हुए बोला, अरे नहीं मिस सिया, ये प्रीमियम क्वालिटी की चाय है जिसे मैं इंग्लैंड से लाया था। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है। क्या आप एक और कप लेंगी? ना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सिया घबराते हुए बोली। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। हम मीटिंग किसी और दिन कर लेंगे। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह अपनी कुर्सी से उठकर सिया के पास बैठते हुए बोला, मिस सिया, मैंने आपकी खूबसूरती के चर्चे बहुत सुने थे। आज आपकी झलक देखने का सौभाग्य मिल ही गया। सिया पीछे हटने लगी और गुस्से से बोली, मिस्टर शौर्य, अपनी हद में रहिए। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे घबराइए मत, हम बिजनेस पार्टनर हैं, हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, है ना? वह और करीब आने लगा और सिया की उंगली रिकॉर्डिंग बटन से हट गई। मैसेज सीधे अर्जुन को सेंड हो गया। अर्जुन का गुस्सा, उसी वक्त अर्जुन अपने काम में व्यस्त था। तभी उसका फोन बजा और सिया का वॉयस मैसेज आया। जैसे ही उसने मैसेज सुना, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस कमीने शौर्य की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी पर बुरी नीयत डाले, आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने तुरंत धीरज वर्मा को कॉल किया। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो
और सीधे शिवम इंटरप्राइज पहुंचो। मैं आज इस कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा। धीरज वर्मा को यह सुनकर झटका लगा। पर सर, शिवम इंटरप्राइज के मालिक की पत्नी की बड़ी पहुंच है। अगर हम उन पर हमला करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा। नुकसान गया भाड़ में, अर्जुन दहाड़ा। उसने मेरी बीवी के साथ गलत करने की कोशिश की और तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? धीरज तुरंत बोला, बॉस, मैं अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच रहा हूं। ठीक है, मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। बॉस, आप कहां हैं? मैं हेलीकॉप्टर से लेने आऊं? इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी आओ। सिया पर खतरा बढ़ता है। उधर ऑफिस में सिया अब भी बेहोश होने की कगार पर थी। शौर्य ने उत्साह से मुस्कुराते हुए अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया ही था कि धड़ाम, दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी और वह जोर से खुल गया। एक गुस्से से भरी औरत अंदर दाखिल हुई। उसके साथ कुछ पहलवान जैसे हट्टे कट्टे लोग थे। जैसे ही उसकी नजर शौर्य के हाथों पर गई, जो सिया के कपड़ों को छूने वाले थे, वह आग बबूला हो गई। शौर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शौर्य चौंक गया। ये यहां कैसे आ गई? जब उसने इधर उधर देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके ऑफिस के कर्मचारी ही उसकी हर हरकत की खबर उसकी पत्नी तक पहुंचा रहे थे। उसकी पत्नी आरोही सान्याल, जो अपने बदसूरत दिखने की वजह से खूबसूरत लड़कियों से नफरत करती थी, जैसे ही सिया के आने की खबर उसे मिली, वह गुस्से में तिलमिला उठी और सीधे ऑफिस पहुंच गई। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? आरोही ने सिया के बाल पकड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। सिया ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने मुझे मारा, लेकिन क्यों? मैं तुझे मार डालूंगी, आरोही ने चाकू निकालते हुए कहा। आज मैं तेरे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दूंगी। सिया डर से कांप उठी, लेकिन तभी कचाक, खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई और सभी ने चौंक कर उधर देखा। खिड़की से अर्जुन कुछ आदमियों के साथ कूदकर अंदर आया। अपना चाकू हटा लो, अर्जुन ने गुस्से से कहा। आरोही चीखी, कौन हो तुम? मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन फुफकारते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। इतना कहकर उसने आरोही को एक जोरदार किक मार दी। सिया ने अर्जुन को देखकर रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे यहां से ले चलो। अर्जुन ने अपनी शक्ति से सिया को पकड़े हुए बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर दूर फेंक दिया। जैसे ही सिया उनकी पकड़ से छूटी, वह गिरने लगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे संभाल लिया। डियर, घबराओ मत। जिन्होंने तुम्हारे साथ यह किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सिया ने रोते हुए अर्जुन की बाहों में सिर रख दिया। अर्जुन ने उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मेरे रहते कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा से सिया को बेहोश कर दिया और धीरज वर्मा से कहा, मेरी बीवी की रक्षा करो। सिया को धीरज को सौंपकर अर्जुन गुस्से से आरोही की ओर मुड़ा। तूने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा? अर्जुन ने आरोही को एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया। आरोही गुस्से से चीखी, जानते हो मैं कौन हूं? मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जानती हो मैं कौन हूं? मैं मित्तल परिवार का सबसे छोटा बेटा अर्जुन मित्तल हूं। आरोही और शौर्य के होश उड़ गए। क्या? अर्जुन मित्तल? आरोही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। आगे की कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहे अपने YouTube चैनल पर MR नोनेवल यूनिवर्स पर।